हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा। आहूजा सर की केमिस्ट्री की क्लास। आज हम एल्कोहल, ईथर, फिनोल में एल्कोहल और फिनोल हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम ईथर के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली ईथर के अंदर जो ऑक्सीजन की जो दोनों वैलेंसी है वो एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाई होती है और ईथर डाई एल्काइल ईथर इसका कॉमन नेम है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और वाटर के दोनों हाइड्रोजन जब एल्काइल ग्रुप से सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं तब हम बने हुए कंपाउंड को दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ईथर। और ईथर का जो कॉमन नेम होते हैं, ईथर के जो कॉमन नेम होते हैं वो होते हैं डाई एल्काइल ईथर। और जो इनका आईयूपीएसी नेम होते हैं वो होते हैं एल्कोऑक्सी एल्केन इनके कॉमन नेम है। अगर दोनों डिफरेंट एल्काइल ग्रुप है तो कॉमन नेम में तो अल्फाबेटिकल चलते हैं और आईयूपीएसी नेम में हम जो छोटा वाला एल्काइल ग्रुप है उसको एल्कोऑक्सी बोलते हैं। कुछ एग्जांपल से मैं क्लियर कर देता हूं। और वैसे ये नेमिंग मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस की हुई है डिटेल के अंदर, लेकिन अभी एक बार रिमाइंडर देने के लिए आपको या एक शॉर्ट समअप दे रहा हूं मैं। तो डाई एल्काइल ईथर is common name and IUPAC name is alkoxy alkane। एल्कोऑक्सी स्मॉलर है तो एक दो नाम देख लेते हैं फिर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे अब अगर मैं इसकी बात करूं CH3OCH3 तो ये हो गया हमारा, इसका कॉमन नेम हो गया डाईमिथाइल ईथर एंड आईयूपीएसी नेम हो जाएगा इसका मिथोक्सी मीथेन। सिमेट्रिकल ईथर है, दोनों ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी मिथाइल ग्रुप यानी सेम एल्काइल ग्रुप से कंप्लीट हो रही है। इसी तरह से अगर मैं यहां पर C2H5 ले लूं, C2H5 हम इथाइल बोलते हैं, तो इसको हम कहते हैं डाई इथाइल ईथर और इट इज कॉल्ड इथोक्सी इथेन। ये दोनों सिमेट्रिकल है, लेकिन अगर मैं इसकी जगह एक तरफ तो CH3 CH2 ले लिया, इथाइल है, और तो इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा वो इथाइल मिथाइल ईथर रहेगा। अब इथाइल मिथाइल ईथर इज करेक्ट नेम, मिथाइल इथाइल इज रॉन्ग नेम, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लेंगे इथाइल का ई पहले आएगा और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इसीलिए मिथाइल के से पहले इथाइल को लिखेंगे। इसी तरह से इसका कॉमन नेम में इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा मिथोक्सी इथेन। मैंने क्लियर किया था कि स्मॉलर वन को हम क्या बोलेंगे, एल्कोऑक्सी। तो या स्मॉलर कौन है, मिथाइल है और इथाइल है, तो छोटा कौन सा है, स्मॉलर कौन सा है, तो ये हो जाएगा। तो ये अनसिमेट्रिकल ईथर हो गया। और अनसिमेट्रिकल ईथर के केस के अंदर कॉमन नेम में तो हम एल्काइल ग्रुप को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ले लेंगे और आईयूपीएसी नेम के अंदर एल्कोऑक्सी एल्केन है, और हम उस केस के अंदर जो छोटा वाला एल्काइल ग्रुप है उसको हम एल्कोऑक्सी बोलेंगे। अब इसमें एक तरफ इथाइल है एक तरफ प्रोपाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल, कॉमन नेम तो हो जाएगा बेटा इसका इथाइल एंड प्रोपाइल ईथर। और आईयूपीएसी नेम में अब ये वाला बड़ा ग्रुप है और ये छोटा एल्काइल ग्रुप है, तो इस केस में इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा इथोऑक्सी प्रोपेन। तो अब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। अच्छा, दूसरा, ईथर के अंदर इटसेल्फ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, क्योंकि ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाई हो गई। वाटर और एल्कोहल में तो इंटर
बॉन्डिंग होती है बेटा, और जब वाटर और एल्कोहल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, वाटर और एल्कोहल में जब इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं और लेस वोलेटाइल होता है। ईथर में ऑक्सीजन की दोनों जो वैलेंसी है वो एल्काइल ग्रुप से सेटिस्फाइड होने की वजह से ईथर के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, तो वो अपने कॉरस्पॉन्डिंग मोलिकुलर मास वाले दूसरे ऑर्डिनल मॉलिक्यूल या अपने कॉरस्पॉन्डिंग एल्कोहल से, एल्केन से, एल्डिहाइड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से, इनसे ये ज्यादा वोलेटाइल होता है, इनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं। ईथर इज हाईली वोलेटाइल लिक्विड, ठीक है, क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत कम है, तो इनकी जो वेपर है वो एस्केप हो जाती है, सॉरी इनके लिक्विड में से तेजी से वेपर एस्केप होती रहती है। दूसरा, ईथर इटसेल्फ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है, लेकिन ईथर जब वाटर में जाता है तो वाटर के ऑक्सीजन के साथ, सॉरी वाटर के हाइड्रोजन के साथ ईथर की ऑक्सीजन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेती है। तो लोअर ईथर्स वाटर में सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि ये जो लोअर ईथर्स हैं जिनके मॉलिक्यूलर मास कम है, ऐसे ईथर्स वाटर के अंदर इसीलिए सॉल्युबल हो जाते हैं क्योंकि वो वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ ईथर की जो ऑक्सीजन है, ये ईथर की जो ऑक्सीजन है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती है। तो ये सब चीजें जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उसका थोड़ा सा समअप दे दिया। अब हम ईथर को फॉर्म करते हैं जनरली एल्कोहल से, एल्कोहल को ही हम ईथर में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला है मेथड ऑफ प्रिपरेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो एल्कोहल का जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं तो एल्कोहल का डिहाइड्रेशन दो तरह से होता है, जो हम पहले भी पहले हमें एल्कोहल का डिहाइड्रेशन एल्कोहल में डिस्कस कर चुके हैं, और एल्कोहल का जब डिहाइड्रेशन हमने एल्कोहल में डिस्कस किया था तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में हमने जब H2SO4 के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ एल्कोहल्स को हीट किया था तो एल्कीन बनती है। लेकिन केवल ये बात, इस मॉलिक्यूल का ध्यान रखो, इथेनॉल की बात कर रहा हूं मैं। ये जो इथेनॉल है, इथेनॉल को जब मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, इथेनॉल को जब मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 443 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करता हूं, इथेनॉल को जब मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 443 केल्विन पर जब हम हीट करते हैं तो एल्कीन बनता है। और ये कैसे बनता है और मैकेनिज्म क्या है, ये मैं एल्कोहल वाले चैप्टर में अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं। लेकिन अगर यही कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया जाए और टेम्परेचर लो कर दिया जाए 413 केल्विन, तो यहां पर जो हमारा बन जाता है वो बन जाता है डाई इथाइल ईथर। तो ये जो अभी जो मेथड बता रहा हूं, ये वाला मेथड केवल इस मेथड से हम डाई इथाइल ईथर बनाते थे। क्या बना पाते हैं? डाई इथाइल ईथर, जिसको हम इथोऑक्सी ईथर भी कहेंगे। तो डाई इथाइल ईथर बन गया। तो इथेनॉल को जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 413 केल्विन पर हीट करते हैं तो डाई इथाइल ईथर बन जाता है। और उधर 443 केल्विन पर, तो यहां पर ये ध्यान रखना, अगर एग्जाम में अगर आपको पूछा जाए व्हाट हैपेंड व्हेन इथेनॉल ट्रीटेड विद और हीटेड विद कंसंट्रेटेड H2SO4, तो आप लिखोगे कि हाई टेम्परेचर पर 443 केल्विन या इससे ऊपर वाला टेम्परेचर लिया तो इथीन बनेगा। लो टेम्परेचर पर बनता है डाई इथाइल ईथर। अब ये जो डाई इथाइल ईथर बन गया तो इसके मैकेनिज्म को हम डिस्कस करते हैं। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं, ये जो प्रेजेंट मेथड है, इस मेथड से हम केवल डाई इथाइल ईथर ही बना पाते हैं। तो ये केवल सिंगल और ईथर के लिए ही यूज होगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, डाई इथाइल ईथर। और ये डाई इथाइल ईथर का, ये जो है बेटा डाई इथाइल ईथर का लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है, और इसको विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस। अब मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, विलियमसन कंटिन्यूअस
ईथर सिंथेसिस। इसके अंदर हमारे को ये हो गया जो CH3, ये हमने CH3 CH2OH लिया, और ये दूसरा, तो 2 मॉलिक्यूल और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 413 केल्विन पर जब हम हीट करते हैं, तो जब रिएक्शन को हम डायरेक्ट बताते हैं तो इस तरह से लिखते हैं। दिस इज द मेथड ऑफ लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइइथाइल ईथर। और अब इसके अंदर हम H2O को लगातार बाहर निकालते रहते हैं, क्योंकि अगर हम इस रिएक्शन में H2O को रिमूव नहीं करेंगे तो ये H2O एक तो ईथर का हाइड्रोलिसिस करके वापस रिवर्स रिएक्शन इथाइल अल्कोहल दे देगा, और इस H2O जैसे जैसे ये H2O का अमाउंट बढ़ेगा तो ये कंसंट्रेटेड H2SO4 डाइल्यूट H2SO4 में कन्वर्ट होने लगेगा। इसीलिए विलियमसन कंटीन्यूअस ईथर सिंथेसिस में हमको जो बाय प्रोडक्ट है वो H2O को ड्यूरिंग द रिएक्शन कंटीन्यूअस रिएक्शन से अलग करते रहना पड़ता है। जैसे एस्टरिफिकेशन में जब हम इथाइल अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं तो एस्टर प्लस वाटर बनता है, तो वहां पर भी हम वाटर को कंटिन्यूअस बाहर निकलते रहते हैं, जिससे कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमेशा मूव करती रहे, शिफ्टेड रहे और प्रोडक्ट की यील्ड ज्यादा से ज्यादा मिले। ली चैप्टर प्रिंसिपल। ठीक है, अब मैं क्लियर कर दूं, इस रिएक्शन को एनसीईआरटी बुक के अंदर एज इट इज लिखा हुआ है, पर ये नाम नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रखना। पर इस रिएक्शन का नाम ये है क्योंकि विलियमसन रिएक्शन दो तरह की होती है। एक तो इस रिएक्शन को भी बहुत, लेकिन इस रिएक्शन को हम विलियमसन कंटीन्यूअस इथरिफिकेशन कहते हैं। अब ये बेसिकली SN2 अटैक है, और इसके अंदर आप देखो, मैं क्लियर कर रहा हूं, इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है वो देखो, CH3 CH2OH के ट्वाइस मॉलिक्यूल कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 413 केल्विन पर जब हम हीट कर रहे हैं इसको, तो हमारे को क्या मिल रहा है बेटा? डाइइथाइल ईथर। डाइइथाइल ईथर। अब हम इसकी फर्स्ट स्टेप में देखो क्या होगा। इसकी फर्स्ट स्टेप में जो H2SO4 से प्रोटॉन रिलीज हुआ, ये H+ आयन आया। ये H+ आयन किसने दिया? H2SO4 ने दिया, और ये सबसे पहले प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाता है। और ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल प्राइमरी है, तो मैंने आपको बताया था प्राइमरी कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है, तो ये बनता नहीं है। जबकि OH2 ये वाला गुड लिविंग ग्रुप है, तो भी इसको कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होने में प्रॉब्लम इसीलिए आती है क्योंकि अगर ये कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और प्राइमरी कार्बोकेटाइन अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल स्पीशीज नहीं बनती है। इसका मतलब ये इसमें कन्वर्ट इजीली नहीं होता है, हार्डली होता है, क्योंकि बनने वाला कार्बोकेटाइन क्या है बेटा? बनने वाला कार्बोकेटाइन है बेटा, वो प्राइमरी है। अब ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल हो गया। अब इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल पर अब एक दूसरा मॉलिक्यूल अल्कोहल का एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब यहां पर क्या हो जाएगा? एक मिनट, वापस लिख रहा हूं मैं इसको। ये पहले प्रोटोनेटेड अल्कोहल लिख रहा हूं, CH3 CH2OH2, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल, और ये दूसरा मॉलिक्यूल इथाइल अल्कोहल का
अब यहां पर ये इसका अटैक होता है और ये रिलीज होता है, यानी अब ये वाला जो है अनदर मॉलिक्यूल ऑफ इथाइल अल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, और ये बैक अटैक होता है, मतलब SN2 अटैक हो जाता है। अब ये ऑक्सीजन इधर जुड़ता जाता है और ये वाटर रिलीज हो जाता है। तो यहां पर क्या हो गया, CH3 CH2, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये बन गया प्रोटोनेटेड ईथर बन गया बेटा। अभी नाउ दिस इज कॉल्ड प्रोटोनेटेड ईथर एंड प्लस दिस इज वाटर मॉलिक्यूल, ये वाटर मॉलिक्यूल। अब ये प्रोटोनेटेड ईथर में H+ आयन रिलीज होकर तो यहाँ H+ आयन कैटलिस्ट है जो फर्स्ट स्टेप में इन्वॉल्व हुआ, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना, और स्लो स्टेप इसकी ये है SS, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ये है, SN2 मैकेनिज्म से ये बन गया। लेकिन यहां पर अगर हम यही कंसंट्रेटेड H2SO4 लेकर और सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल लेंगे तो वो एल्कीन दे देंगे, क्योंकि सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन होता है इनटू एल्कीन वो बहुत इजीली होता है। अगर हमने इसकी जगह बेटा क्या ले लिया है, ये वाला अल्कोहल ले लिया है और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट किया है, तो सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल तो लो टेम्परेचर पर ही, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स जो होते हैं वो लो टेम्परेचर पर ही किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 से कोरोस्पोंडिंग एल्कीन में। तो यहां पर ध्यान रखना सेकेंडरी अल्कोहल कोई भी हो, ठीक है, यहां पर R में कुछ भी कर दूं, ठीक है ना, यहां पर कोरोस्पोंडिंग एल्कीन बनेगा, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल, और कोरोस्पोंडिंग एल्कीन। अगर मैंने कोई टर्सरी अल्कोहल ले लिया, मैंने क्या ले लिया, टर्सरी अल्कोहल ले लिया और इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट किया तो कोरोस्पोंडिंग एल्कीन बन जाएगी। तो ये ध्यान रखना, फिर भले यहां टेम्परेचर तो 413 केल्विन से भी कम चाहिए, क्योंकि सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल जब प्रोटोनेटेड अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं तो वो कंपैरेटिवली इजीली कार्बोकेटाइन बना लेते हैं, क्योंकि सेकेंडरी और टर्सरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू प्राइमरी। और मैंने कहा था ईज ऑफ फॉर्मेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे कम होती है तो बड़ी मुश्किल से बनता है, लेकिन सेकेंडरी और टर्सरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है तो टर्सरी कार्बोकेटाइन जल्दी से बन जाता है। तो इस वजह से ये रिएक्शन विलियमसन ईथर कंटिन्यूअस सिंथेसिस जो केवल प्राइमरी अल्कोहल के लिए ही सिग्निफिकेंट है और स्पेशली इथाइल अल्कोहल के लिए ही। अब ईथर प्रिपेयर तो बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, तो ये मैंने जो लिख रखा है आप उसको रीड कर लेना, ये मैंने एक्सप्लेन किया है, अभी पॉज करके रीड कर लेना। और ये द मेथड इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर हैविंग प्राइमरी अल्काइल ग्रुप ओनली, जैसा मैंने अभी बताया आपको। द अल्काइल ग्रुप शुड बी अनहिंड्रेड एंड टेम्परेचर बी केप्ट लो, ठीक है, आपको टेम्परेचर कम लेना पड़ेगा। अगर प्राइमरी अल्कोहल में भी टेम्परेचर ज्यादा ले लिया तो वो कोरोस्पोंडिंग एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया था कि इसका मैकेनिज्म क्लियर किया था, तो मैकेनिज्म में क्लियर है कि SN2 मैकेनिज्म है, और जब SN2 मैकेनिज्म है तो SN2 मैकेनिज्म के अंदर क्या होता है बेटा, SN2 मैकेनिज्म के अंदर जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है उस पर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होना चाहिए। जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना अच्छा बैक अटैक होगा। ये बार बार हम अल्काइल हैलाइड से पढ़ते हुए आ रहे हैं। Preparation of ether by acid dehydration of secondary or tertiary alcohol is not suitable method. Give reason.
तो मैंने अभी आपको रीजन दे दिया। ये क्वेश्चन है 11.27, ठीक है, कि प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल इज नॉट सूटेबल मेथड। तो आप लिख दोगे कि जब सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होने की वजह से जैसे ही सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल प्रोटोनेटेड होते हैं तो वो कोरस्पॉन्डिंग कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं और कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होकर और बीटा एलिमिनेशन से वो एल्कीन देते हैं। इसको वापस अगर सुनना हो तो रिप्ले करके सुन लो मैंने जो बोला, और फिर एक रेफरेंस के लिए ये एग्जांपल भी डाल सकते हो। जैसे आपने ये टर्शियरी अल्कोहल डाल दिया और टर्शियरी अल्कोहल में आपने यहाँ प्रोटॉन लगा दिया और यहाँ लिख दिया कंसंट्रेटेड H2SO4। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्रोटॉन यहाँ अटैक करेगा। जब यहाँ प्रोटॉन यहाँ अटैक करेगा तो हमारे पास बन जाएगा प्रोटोनेटेड अल्कोहल। हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, और दिस इज गुड लिविंग ग्रुप। तो ये लिविंग ग्रुप अच्छा होने की वजह से टर्शियरी कार्बोकेटाइन को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बनने में, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूल इजीली टर्शियरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटाइन स्टेबल है। वाटर निकल गया। अब वाटर निकलने के बाद अब इसमें तीनों में से किसी भी एक मिथाइल ग्रुप से, सपोज करो यहीं से, ठीक है, एक H निकल जाएगा, बीटा एलिमिनेशन हो जाएगा और बीटा एलिमिनेशन होकर और कोरस्पॉन्डिंग एल्कीन बन जाएगी और प्रोटॉन निकल जाएगा। तो इसका मतलब जब हम टर्शियरी अल्कोहल है ये, तो टर्शियरी अल्कोहल का जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो ईथर में बनकर कोरस्पॉन्डिंग एल्कीन बन जाती है। रीजन लिखोगे, टर्शियरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है इस वजह से, ठीक है। तो ये हो गया बेटा। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इसके अब जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बेटा, द डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल टू गिव कोरस्पॉन्डिंग ईथर इज अनसक्सेसफुली एज एलिमिनेशन competes over substitution and as consequence alkenes are easily formed। ठीक है, ये इसका आंसर भी लिख दिया मैंने, लेकिन उसके अंदर मैंने जो लैंग्वेज बोली वो भी ऐड करनी पड़ेगी कि सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होने की वजह से वो जल्दी बन जाते हैं। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनता है वो सेकेंडरी या टर्शियरी कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो सेकेंडरी और टर्शियरी कार्बोकेटाइन से बीटा एलिमिनेशन होकर एल्कीन बन जाता है। फिर एक एग्जांपल दे देना जो मैंने अभी दिया था टर्शियरी अल्कोहल का। विलियमसन ईथर सिंथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बोर्ड पर्पस से है और साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जेई मेंस, नीट, बिट्स, आईआईटी एडवांस, ठीक है, इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सिंथेसिस है ये विलियमसन सिंथेसिस है। जबकि मैंने पिछले वाले का नाम बताया था विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस। तो विलियमसन कंटिन्यूअस ईथर सिंथेसिस तो क्या है, इथाइल अल्कोहल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 413 केल्विन पर हीट करके डाई इथाइल ईथर बनाना। बट ये विलियमसन सिंथेसिस है। इसमें क्या होता है, ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है, ये ध्यान रखना आप। एल्को ऑक्साइड एंड न्यूक्लियोफाइल है, एल्को ऑक्साइड एंड न्यूक्लियोफाइल है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो बहुत वेल क्लियर है, SN2 मैकेनिज्म है, एल्को ऑक्साइड न्यूक्लियोफाइल है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, तीनों पे अंडरलाइन कर दी मैंने। ये 3 पॉइंट ध्यान रखना आप कि आपसे कोई पूछे कि विलियमसन सिंथेसिस का मैकेनिज्म कौन सा है, SN2, न्यूक्लियोफाइल कौन है, एल्को ऑक्साइड, और एल्को, तो जब SN2 है तो किन अल्काइल हैलाइड पर ये रिएक्शन सक्सेसफुली चलेगी, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड पर ये रिएक्शन सक्सेसफुली चलेगी, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड पर ये रिएक्शन सक्सेसफुली चलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले एक्सप्लेन कर दूं एल्को ऑक्साइड आयन क्या है। इस आयन को हम एल्को ऑक्साइड आयन कहते हैं। दिस आयन इज कॉल्ड सोडियम एल्को ऑक्साइड आयन, और ये हो जाएगा RO एल्को ऑक्साइड आयन।
दिस इज द एल्को ऑक्साइड आयन RO-, ठीक है। अब ये एल्को ऑक्साइड आयन हो गया। और एल्को ऑक्साइड आयन बनता कैसे है? तो एल्को ऑक्साइड आयन बनता है जब हम एल्कोहल का किसी भी रिएक्टिव मेटल जैसे सोडियम और पोटेशियम के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हमारे को एज अ प्रोडक्ट एल्को ऑक्साइड आयन बनता है। जैसे सोडियम एल्को ऑक्साइड आयन बन गया, आयनिक कंपाउंड है तो एल्को ऑक्साइड आयन है और H2 गैस निकलती है। यानी एल्कोहल के अंदर टेस्ट ट्यूब में एल्कोहल ले लो, ये हम लैब में भी करवा सकते हैं रिएक्शन। टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा एल्कोहल लेके उसमें सोडियम डाल दो, आपको H2 गैस के बबल्स निकलते हुए दिखेंगे, बिल्कुल आप ये लैब में जाके ऑब्जर्व कर सकते हो और एल्को ऑक्साइड आयन बन जाता है। एल्को ऑक्साइड आयन एल्को ऑक्साइड आयन की प्रॉपर्टी होती है ये गुड न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल as well as good base, good Bronsted base, good Bronsted base means good proton acceptor, good proton acceptor। ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी थी 11 के अंदर, उसके अकॉर्डिंग जो प्रोटॉन देता है वो एसिड, जो प्रोटॉन लेता है वो बेस। तो RO- एक डबल रोल प्ले करता है। जैसे कुछ पिक्चर्स में कुछ एक्टर्स डबल रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ये थोड़ी सी पुरानी पिक्चरों में 70s और 80s की फिल्म देखो तो उसके अंदर आपको एक ही हीरो डबल रोल प्ले करते हुए नजर आएगा। तो यहां पर भी एल्को ऑक्साइड आयन डबल रोल प्ले करता है, ठीक है ना। वो रिएक्शन की कंडीशन और किससे वो रिएक्ट कर रहा है, कौन से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है, उसके हिसाब से कभी ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन जाता है और कभी ये अच्छा बेस बन जाता है। तो वो कब RO- एल्को ऑक्साइड आयन गुड न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और कब गुड बेस की तरह एक्ट करेगा, वो हम इस रिएक्शन के अंदर भी देखेंगे। और ये कंसेप्ट आपका अपने आप क्लियर होगा, मैं डिस्कस कर रहा हूं। आपको इतना ध्यान रखना है बस, एल्को ऑक्साइड आयन डबल रोल प्ले करता है, गुड न्यूक्लियोफाइल है यानी अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देके और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है और प्रोटॉन एक्सेप्ट करके इलिमिनेशन रिएक्शन भी देता है। यानी ये जब डबल रोल प्ले करेगा तो ये वाला जो एल्को ऑक्साइड आयन है, ये वाला जो एल्को ऑक्साइड आयन है, वो एल्को ऑक्साइड आयन या तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, SN रिएक्शन भी देता है ये, और स्पेशली SN2 देता है, और साथ में प्रोटॉन एक्सेप्टर करके बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन भी देता है, बीटा इलिमिनेशन रिएक्शन भी देता है। यानी डबल रोल जब प्ले करेगा तो जब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो वो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, और जब वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, जब वो प्रोटॉन लेगा, उस केस के अंदर ये एल्को ऑक्साइड आयन बीटा एलिमिनेशन करता है। तो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम विलियमसन ईथर सिंथेसिस देखते हैं, लेकिन साथ में मैं कोशिश करूंगा अगर इस क्लास में टाइम रहा तो कहां कहां ये बीटा एलिमिनेशन की तरह एक्ट करेगा वो भी डिस्कस कर लूंगा मैं। तो सबसे पहले अगर मैं सिंपल सा इसका रिएक्शन देखूं तो जो मेरे पास सोडियम एल्को ऑक्साइड आयन है तो ये हो गया, और इस पर जो एल्काइल हैलाइड है ये अब एल्काइल हैलाइड हो गया, और इस एल्काइल हैलाइड पर ये SN2 मैकेनिज्म से ईथर फॉर्मेशन करता है, ईथर फॉर्मेशन करता है। तो ये बैक अटैक हुआ, तो RO- और ये बन गया, और ये हमारे पास क्या बन गया, डायल्काइल ईथर। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये जो एल्काइल हैलाइड है SN2 मैकेनिज्म है, और यहां पर देखो बैक अटैक हो रहा है। क्या हो रहा है, बैक अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का। कौन सा अटैक हो रहा है, बैक अटैक हो रहा है। तो जब बैक अटैक होगा बेटा RO- का, तो ये एल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए, दिस एल्काइल हैलाइड should be primary and having less sterically
हिंड्रेंड जो स्टेरिक हिंड्रेंस होना चाहिए वो उस पर कम होना चाहिए, और ये चलेगा, ठीक है ना, ये चलेगा, ये कोई भी हो एक बार चल जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं चलेगा क्योंकि अटैक इसके ऊपर हो रहा है। तो समझते हैं कुछ एग्जांपल से। पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं बेटा, पहले या तो एल्को ऑक्साइड आयन ले लेता हूं RO-, और यहां ले लिया मैंने CH3Cl, तो हमारे पास क्या बन जाएगा ROCH3। मैंने ले लिया RO-, CH3CH2Cl, ROCH2CH3। मैंने ले लिया RO-, CH3CH3Cl, बन गया ROCH CH3CH3। मैंने ले लिया टर्सरी एल्कोहल। जब मैंने टर्सरी एल्कोहल ले लिया, ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि ना ये वही स्टेरिक हिंड्रेंस आ गए हैं, तो RO- अटैक कहां से करेगा, इस जो हमारा ये टारगेट कार्बन है, जो जिसको मैंने ब्लू कर दिया, ये है टारगेट कार्बन, ब्लू कार्बन, इसको अटैक कहां से करेगा, इसको अटैक करने के लिए जगह नहीं मिल रही है डेक अटैक करने के लिए, तो यहां पर ये नहीं होगा। इवन देन इसकी भी प्रोडक्ट यील्ड न के बराबर मिलती है, तो ये हमारी जो रिएक्शन सिग्निफिकेंट है वो खाली पहली दो ही है। जो रिएक्शन के जो सिग्निफिकेंस है यानी इंपॉर्टेंस है वो खाली फर्स्ट और सेकंड रिएक्शन की है। मिथाइल क्लोराइड लेके ईथर बना दो और इथाइल क्लोराइड लेके इथाइल क्लोराइड ले सकते हैं, प्रोपाइल क्लोराइड ले सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, कोई भी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ले सकते हैं। इसकी जगह कोई भी बिना स्टेरिक हिंड्रेंस वाला एल्काइल ग्रुप हो सकता है। तो यहां पर ये सेकेंडरी और ये टर्सरी है, तो ये रिएक्शन नहीं देंगे ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस और अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन है ब्लू वाला जिस पे हेलोजन बॉन्डेड है। अब जब हम कोई प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ले लेते हैं तो जैसे मैंने यहां पर क्या किया, CH3ONA ले लिया और CH3Cl ले लिया, तो मेरे पास बन गया CH3OCH3 प्लस NaCl, डाइथाइल ईथर बन गया। मैंने यहां पर CH3CH2O- Na प्लस ले लिया, CH3Cl ले लिया, ये अटैक करेगा, ये लिविंग ग्रुप हो जाएगा। अब ये लिविंग ग्रुप हो जाएगा, अब ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ भी हो सकता है, CH3Cl CH3Br CH3I, ठीक है। अब हमने O- का पीछे ये अटैक हुआ। अब इसका एक इंपॉर्टेंट और आपसे ये पूछा जाएगा, विलियमसन सिंथेसिस से कौन सा ईथर बना सकते हैं, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल की दोनों, तो हम लिखेंगे दोनों। ये देखो डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर इज सिमेट्रिकल ईथर while ethyl methyl ether is unsymmetrical ether। अब मैंने यहां पर ये ले लिया, तो क्या हो जाएगा, NaCl। तो यहां पर तो एल्को ऑक्साइड नॉर्मल हो सकता है, प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है,
इवन देन टर्सरी भी हो सकता है। अगर मैंने टर्सरी लिया, अगर मैंने यहां टर्सरी एल्को ऑक्साइड आयन लिया बेटा, ये टर्सरी एल्को ऑक्साइड है, CH3Cl लिया, बैक अटैक होगा तो ये बन जाएगा, और ये सारे अनसिमेट्रिकल ईथर है। NaCl बाय प्रोडक्ट जो नहीं लिखा है मैंने, तो आप देख रहे हो कि यहां पर सारा ईथर्स कैसे बन रहे हैं। ध्यान से देखते जाओ। जो मेरे साथ पैरेलल नोट्स बनाते हैं तो वैसे तो मेरी स्पीड स्लो ही रहती है, लेकिन कभी थोड़ी सी फास्ट हो जाए तो आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप थोड़ा सा उसको पॉज कर लो, पॉज करके लिख लो, ठीक है ना। 10 और 20 सेकंड रिवर्स करके रिप्ले करके देख लो, ये एडवांटेज रहता है वीडियो क्लासेस का, ठीक है। सबके एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। आप वीडियो क्लासेस में अगर एक कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो उसको आप 3 बार रिवाइंड करके और 3 बार उसको देख सकते हो। और इधर से लाइव क्लास, और इधर से आप जब मेरे साथ ऑफलाइन क्लास में बैठे रहते हो तो उस समय आप मेरे को 1 बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, तीसरी बार बोलने में आपको ही प्रॉब्लम आएगी, ठीक है ना। जस्ट मैं तो इरिटेट नहीं होता हूँ, लेकिन फिर भी है ना, हम भी इंसान है, कभी कभी 2 बार बता दिया, 3 बार बता दिया, उसके बाद बहुत बार कभी कभी परेशान हो जाता हूं मैं, तो फिर कुछ बोल देता हूं, तो ठीक है। लेकिन इन क्लासेस का एडवांटेज उठाओ बेटा, मेरे कहने का मतलब ये है। और एक बार अगर इनको ढंग से देखोगे ना आप, तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो, लेकिन ये हो गया। अब इसमें अगर मैंने ये ले लिया, ये आ गया। अब ये बुक का क्वेश्चन है बेटा, तो नो रिएक्शन है। रीजन लिखेंगे कि तो देखो यहाँ एल्काइल हैलाइड, टर्सरी एल्काइल और विलियमसन सिंथेसिस में टर्सरी एल्काइड तो होना ही नहीं चाहिए। टर्सरी एल्काइल हैलाइड पर रिएक्शन नहीं होगा। तो हमको अगर ये वाला प्रोडक्ट बनाना है तो फर्स्ट बात, अब मैंने बुक के अंदर ही क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्यान देना, एनसीईआरटी बुक की बात कर रहा हूं कि हाँ, उसने बोला है कि ये वाला हमारे को ये हमको प्रोडक्ट बनाना है, ये प्रोडक्ट हमको बनाना है, ठीक। बॉक्स में दे रखा है एनसीईआरटी का, ये प्रोडक्ट हमको बनाना है। तो उसने बिल्कुल लिखा है ये दोनों पाथ है, तो कौन सा पाथ किस पाथ से बनेगी, यानी कौन से रिएक्शन से बनेगी। तो आपको ये हो गया टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। अब ये जो टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर है, ये टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर फर्स्ट रिएक्शन से बनेगा कि सेकंड रिएक्शन से बनेगा, तो हम बोलेंगे फर्स्ट रिएक्शन से बनेगा। फर्स्ट इज द एप्रोप्रिएट मेथड टू प्रिपेयर टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, यानी ये वाला ईथर। सेकंड इज नॉट गुड मेथड, या सेकंड से नहीं बनेगा, तो उसमें हम लिखेंगे कि यहां पर जो एल्काइल हैलाइड है वो टर्सरी है, तो ये एल्को ऑक्साइड आयन मिथो ऑक्साइड आयन बैक अटैक नहीं कर पाता है, क्योंकि ये स्ट्रांगली SN2 से चलता है। बहुत स्टूडेंट बोलते हैं सर इसमें SN1 क्यों नहीं हो जाता है, तो मैं रीजन क्लियर कर दूं, क्योंकि जब हम ये लेते हैं ना, तो यहां एल्कोहल सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट कौन सा होता है? एल्कोहल। और एल्कोहल के अंदर एल्काइल हैलाइड आयोनाइज नहीं होते हैं, ठीक है। एक्वस एल्कोहल सॉल्यूशन लेना पड़ता है, या हाईली पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तब आयोनाइज होता है। तो एल्कोहल एक लेस पोलर सॉल्वेंट है, एल्कोहल एक लेस पोलर सॉल्वेंट है। तो विलियमसन सिंथेसिस का सॉल्वेंट क्या है? देखो, किसी भी रिएक्शन में 3 चीजें होती है। रिएक्टेंट जो मेन है, रिएजेंट जो अटैक करता है, रिएक्टेंट ओके, रिएजेंट जो अटैक करता है, रिएक्टेंट, रिएजेंट एंड सॉल्वेंट। तो बहुत बार रिएक्शन का पाथ, रिएक्शन का मैकेनिज्म, रिएक्शन आगे कैसे बढ़ेगी, सॉल्वेंट में डिसाइड करता है।
सॉल्वेंट भी डिसाइड करता है, क्योंकि सॉल्वेंट अगर लेस पोलर है, जैसे अल्कोहल है, एसीटोन है, तो फिर वहां एल्काइल हैलाइड आयोनाइज नहीं होगा। सॉल्वेंट अगर मोर पोलर है, जैसे वाटर है, या वाटर से भी कोई अच्छा पोलर सॉल्वेंट है, तो उस केस के अंदर वो रिएक्शन इजीली परफॉर्म हो जाएगी, आयोनाइज रिएक्शन हो जाएगी। वापस सुनना मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं रिएक्शन में तीन चीजें हैं, रिएक्टेंट और रिएजेंट। ये काम मैंने किसी को कंफ्यूजन हुआ था इसलिए वापस बता रहा हूं। किसी भी रिएक्शन में तीन चीजें हैं, रिएक्टेंट, रिएजेंट और तीसरा सॉल्वेंट। बिना सॉल्वेंट के, बिना मीडियम के तो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। एक क्लास चले उसके लिए कितनी चीजें की जरूरत है? तीन, टीचर, स्टूडेंट और क्लासरूम। मीडियम हो गया क्लासरूम, जहां हम सब बैठ के एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो इसी तरह से रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट, रिएजेंट होता है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, और तीसरा होता है सॉल्वेंट। तो बहुत मैं ये कह रहा हूं सॉल्वेंट का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है रिएक्शन के मैकेनिज्म में। अगर सॉल्वेंट लेस पोलर है तो रिएक्टेंट आयोनाइज नहीं होगा, और अगर सॉल्वेंट मोर पोलर है तो रिएक्टेंट के आयोनाइज होने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। तो यहां पर एल्कोहल एक लेस पोलर सॉल्वेंट है। एल्कोहल लेस पोलर सॉल्वेंट होने की वजह से जब इसमें टर्शियरी एल्काइल हैलाइड भी डालते हैं तो टर्शियरी एल्काइल हैलाइड आयोनाइज नहीं होगा। अब आयोनाइज नहीं होगा तो SN1 मैकेनिज्म से जाएगा ही नहीं, यानी ये आयोनाइज नहीं होगा तो कार्बोनियम आयन नहीं बनेगा। तो अब ये SN1 मैकेनिज्म से तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि लेस पोलर सॉल्वेंट में हमने ये रिएक्शन हो रही है। फिर इस अल्फा कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेज होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल का ब्रेक अटैक भी नहीं होता है, तो ये रिएक्शन होती नहीं। तो ये सारी बातें हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इनसे आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। अब ध्यान देना आगे। अब मैं अगर और आगे बढ़ता हूं बेटा, तो फिनोल, मैं बात करूं फिनोल की बेटा। फिनोल को कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं और फिनोल एसिड है। आपको मैं बार बार पहले भी बता चुका हूं कि अल्कोहल NaOH से रिएक्शन नहीं करता है, जबकि फिनोल को ले लूं मैं C6H5OH, जिसको कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, तो वो NaOH से रिएक्शन कर देगा, और NaOH से रिएक्शन कर लेगा, सोडियम फिनोऑक्साइड और वाटर बना लेगा। ये रिएक्शन अपने आप में प्रैक्टिकल एविडेंस है कि फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, क्योंकि NaOH और KOH से जो रिएक्ट कर रहा है वो ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू उससे जो इससे रिएक्शन नहीं कर रहा है। जिसे यहां अल्कोहल रिएक्शन नहीं कर रहा है तो ये लेस एसिडिक है। अब आपको जैसे ये रिएक्शन आ गया, सबसे पहले मैंने फिनोल को किस में कन्वर्ट किया? फिनोल को NaOH से रिएक्शन करके सोडियम फिनोऑक्साइड आयन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये फिनोल लिख रहा हूं मैं यहां पर, ये फिनोल का मैंने NaOH से रिएक्शन कराया, Na प्लस NOH माइनस, और सोडियम फिनोऑक्साइड आयन बन गया, सोडियम फिनोऑक्साइड आयन बन गया। अब यहां पर ये क्लियर है। अब ये जो सोडियम फिनोऑक्साइड आयन है बेटा, ये भी एल्को ऑक्साइड आयन की तरह एक न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन कंपैरेटिवली पुअर न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसका जो ये नेगेटिव चार्ज है वो रिंग के अंदर डीलोकलाइज हो जाता है। फिनोऑक्साइड आयन बहुत अच्छे से प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूं। साथ में यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी होता है, ध्यान रखो, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना एरोमेटिक रिंग से जो जुड़ा वो परमानेंट जुड़ता है। एरोमेटिक रिंग के साथ जो भी एलिमेंट बॉन्ड बनाता है, तो फिर उसका जो रेजोनेंस इफेक्ट है उसकी वजह से रिंग के साथ वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर में आ जाता है। अब ये जो फिनोऑक्साइड आयन है, अब ये फिनोऑक्साइड आयन इस पर बैक अटैक करेगा। ये अब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है फिनोऑक्साइड आयन, और ये रिएक्टेंट हो गया। होगा क्या? अब यहां पर ये बन गया, ये R आ गया बेटा, और NaX निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? NaX। तो ये एरोमेटिक ईथर बन गया, क्योंकि एक
ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी में से एक वैलेंसी एरोमेटिक रिंग से सेटिस्फाई हो गई, तो इसलिए दिस इज एरोमेटिक रिंग, सॉरी एरोमेटिक ईथर। अब यहां पर इस CH3 की वैल्यू, सॉरी इस R की वैल्यू CH3 है, तब हम इसको एनिसोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनिसोल। और R की वैल्यू C2H5 है, तो इसको हम फेनिटोल कहेंगे। फेनिटोल, एनिसोल एंड फेनिटोल, एनिसोल एंड फेनिटोल। तो R अगर CH3 है तो एनिसोल, R अगर C2H5 है तो फेनिटोल। ठीक है ना? तो एनिसोल का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? एनिसोल का फॉर्मूला हो गया OCH3, ये वाला एनिसोल हो गया, और इसको हम बोलेंगे मिथोक्सीबेंजीन। इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? मिथोक्सीबेंजीन। बहुत बार हमको पूछ लेते हैं व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ एनिसोल, तो मिथोक्सीबेंजीन। फेनिटोल की बात करूं मैं, तो यहां पर R की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा इथोऑक्सीबेंजीन। ये हमारे पास फेनिटोल आ गया। तो जब एनिसोल और फेनिटोल बनाने होंगे तो हम यही पाथ यूज करेंगे। और अगर आपने इसकी जगह ये वाला यूज कर लिया, अगर आपने ये कर लिया, यहां तो ले लिया आपने एल्कोऑक्साइडाइन, यहां तो आपने ले लिया एल्कोऑक्साइडाइन, और यहां ले लिया क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन में हमने बहुत बार अच्छे से बार बार पढ़ा है कि क्लोरोबेंजीन के अंदर ये जो क्लोरीन है ये लीव करेगी नहीं। ये क्लोरीन इसलिए लीव नहीं करेगी क्योंकि क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस है, क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस है, इसका जो +R इफेक्ट है, उसकी वजह से क्या होता है, या पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, या क्या आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो क्लोरोबेंजीन के अंदर क्या होता है बेटा, क्लोरोबेंजीन के अंदर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है, कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अगर अटैक भी कर रहा है तो ये अटैक यहां फेल हो जाता है और कोई रिएक्शन नहीं होती है। इसीलिए अगर आपको पूछा जाए फर्स्ट और सेकंड कौन सा मेथड सही है एरोमेटिक, अब ये भी बुक का ही क्वेश्चन है कि आपको ये दोनों रिएक्शन दे देंगे और पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हमारे को ये वाला कंपाउंड बनाना है, हमको ये वाला कंपाउंड बनाना है, एरोमेटिक ईथर बनाना है, तो कौन सा पाथ सही है, विच रिएक्शन इज एप्रोप्रिएट मेथड टू प्रिपेयर दिस मॉलिक्यूल, मतलब एरोमेटिक ईथर। इसको बनाना है तो फर्स्ट रिएक्शन से बनाओगे आप कि सेकंड रिएक्शन से बनाओगे आप, तो हम लिखेंगे हम फर्स्ट रिएक्शन से बनाएंगे क्योंकि फर्स्ट रिएक्शन में फिनोऑक्साइड एंड न्यूक्लियोफाइल है और एल्काइल हैलाइड रिएक्टेंट है जिसपे अटैक हो रहा है, और एल्काइल हैलाइड का जो हेलोजन है, एल्काइल हैलाइड की जो क्लोरीन है वो इजीली लीव कर सकती है एज कंपेयर टू क्लोरोबेंजीन से, क्योंकि क्लोरोबेंजीन में कार्बन क्लोरीन पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है +R रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से, इसीलिए ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक तो करेगा लेकिन क्लोरीन को हटा नहीं पाएगा। Therefore, first method is appropriate method to prepare this molecule aromatic ether. तो यहां तक हमने ये सारा मैंने विलियमसन ईथर सिंथेसिस के बारे में डिस्कस किया है। कुछ स्लाइड डिस्प्ले कर रहा हूं, आप उसको पोस्ट करके नोट्स बनाना, रीड करना। दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोथ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। क्लियर है ये? Better results are obtained if the alkyl halide is primary. In case of secondary and tertiary alkyl halide, elimination compete over substitution. If a tertiary alkyl halide use an alkene is the only reaction product and no ether is formed. बिल्कुल, मैं इस पॉइंट को अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होता है कि टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, मैंने क्या बोला अभी तक कि भाई इनसे ईथर नहीं बना सकते हैं,
लेकिन टर्शियरी एल्काइल हैलाइड किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एलिमिनेशन के थ्रू एल्कीन में, जैसा कि मैंने प्रीवियस रिएक्शन में भी डिस्कस किया था। तो इस पॉइंट को मैं नेक्स्ट क्लास में डिटेल में लेने वाला हूं, ठीक है ना। तो ये वाला जो पॉइंट जो डिस्प्ले है ये हम नेक्स्ट क्लास में अब डिस्कस करते हैं, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन मैं करा चुका आपको। द फॉलोइंग इज अ नॉट एन एप्रोप्रिएट रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल इथाइल एल्कोहल, यानी ये एप्रोप्रिएट नहीं है। तो ये टर्शियरी एल्काइल हैलाइड है, ये एल्को ऑक्साइड है, इस पे अटैक करेगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। अभी जस्ट डिस्कस कर चुका हूं। और राइट द सुटेबल, ये क्वेश्चन अभी जस्ट सॉल्व करवाया मैंने, आप खुद भी ट्राई करें, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में एक बार वापस अपन करेंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्लास में हम फिर आगे बढ़ते हैं और विलियमसन ईथर सिंथेसिस के बारे में थोड़ा डिस्कस और करेंगे। तो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी विलियमसन ईथर सिंथेसिस के बारे में थोड़ा बहुत और डिस्कस करना है जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे।